लेमेंट पीवी सैले। लेमेंट का मतलब होता है विलाप या दुख। पीवी सैले ने इस कविता को लिखा है लेमेंट को, और 1792 में पीवी सैले का जन्म हुआ था और 1822 में पीवी सैले की मृत्यु हो गई थी। इस कविता में पीवी सैले ने यह जान लिया है अपनी मृत्यु अब उसकी निकट है, मतलब मृत्यु अब आने वाली है, और ये कविता उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक 1 साल पहले वर्णन की है, और उन्होंने अपने जीवन के विलाप को इस कविता के माध्यम से बोला है। तो आइए हम पंक्ति वाइज इन लाइनों का अध्ययन करते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर आई क्लाइम, मैं चढ़ा हूं, जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूं। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेम्बलिंग कांप रहा हूं, एट दैट वहीं से, वेयर जहां, आई हैड स्टूड बिफोर जहां मैं पहले कभी खड़ा हुआ था, जहां मैं पहले कभी खड़ा हुआ था अब मैं भय से कांप रहा हूं। कहने का मतलब यह है कभी अब जिस पड़ाव पर खड़ा हुआ है अब वहां से उसे डर लगने लगा है। पहले कभी युवावस्था में था तो उसे डर का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब कभी ये कहता है कि मैं एक ऐसी स्टेज पर आ चुका हूं कि अब वहां पर जब मैं खड़ा हुआ हूं तो मुझे डर लग रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं कांप रहा हूं वहां से। When will return the glory of your prime, when माने कब, will माने will return लौटेगा, the glory यश या वैभव of your prime मतलब तुम्हारी युवावस्था, यानी कि मतलब उस कवि की युवावस्था, उस कवि की युवावस्था का वैभव अब कब लौटेगा। कहने का मतलब ये है, कवि ये कहना चाहता है कि अब उसकी जो युवावस्था थी जिसमें वो सुख और चैन प्राप्त किया करता था, जिससे उसको खुशियां प्राप्त हुआ करती थी, अब वह लौटकर वापस कब आएंगे, अर्थात अब वो लौटकर नहीं आएंगे। नो मोर ओ नेवर मोर, नहीं कभी नहीं आएंगी, अब वो युवावस्था का गौरव कभी नहीं आएगा। तो आइए इन्हीं हम 5 पंक्तियों का फिर से अध्ययन करते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, कवि संबोधित करता है हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसकी अंतिम पंक्तियों पर मैं चढ़ा हुआ हूं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर मैं खड़ा हुआ हूं। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले कभी खड़ा हुआ था वहां से अब मैं कांप रहा हूं। When will return the glory of your prime, मेरी युवावस्था का जो गौरव है अब वो कब वापस होगा। नो मोर ओ नेवर मोर, अब वो युवावस्था का गौरव कभी नहीं वापस होगा, कभी नहीं वापस होगा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात, अब दिन और रात से कभी अब बाहर हो चुका है। कहने का मतलब है अब उसे दिन और रात से कोई मोह ममता नहीं रही है। ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, और एक खुशी अब उसके अंदर से जा चुकी है। कहने का मतलब यह है जब कवि को यहाँ पर यह ज्ञात हो चुका है कि अब उसकी मृत्यु निकट है, तो अब उसके लिए दिन और रात कोई महत्व नहीं रखते हैं, और जो उसके हृदय में खुशियां हुआ करती थी अपनी युवावस्था को लेके और अपने जीवन को लेके, अब वो खुशी उसके अंदर से जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर फॉल, फ्रेश स्प्रिंग बोलते हैं हम ताजा वसंत ऋतु,
स्प्रिंग बसंत ऋतु होता है, ठीक है, एंड समर और गर्मी ऋतु, एंड विंटर और कड़ाके की सर्दी की ऋतु। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मतलब दुख के साथ मेरे हृदय को तो सिहारती हैं, बट विद डिलाइट, लेकिन प्रसन्नता के साथ मुझे नहीं सिहारती हैं। अर्थात इसका मतलब ये है, ये जो बसंत ऋतु है, ये जो गर्मी ऋतु है और ये जो शरद ऋतु है, ठीक है, अब उसको दुख तो पहुंचाती हैं, ये सब ऋतुएं उसके हृदय को दुखित तो करती हैं, लेकिन अब खुशी जब मिला करती थी, ठीक है, इन ऋतुओं से किसी टाइम कवि को एक खुशी मिला करती थी, हृदय को खुशियां मिला करती थी, ठीक है, इन्हीं ऋतुओं से, लेकिन अब वो उसे प्राप्त नहीं होता है, अब उसे केवल इन ऋतुओं से उसके हृदय में दुख ही मिलता है उसको। अब ये कहता है नो मोर ओ नेवर मोर, अर्थात मतलब ये है कि अब ये ऋतुएं उसको केवल दुख तो दे सकती हैं, लेकिन प्रसन्नता उसे कभी नहीं देगी, कभी नहीं देगी। अब कवि को प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। तो यहाँ पर पोएट ने यह व्यक्त किया है, इन लाइनों से हमें ये ज्ञात हुआ कि कवि को अपनी मृत्यु के बारे में पता चल चुका है और उसने मृत्यु से लगभग 1 साल पहले अपने जीवन के बारे में उसने थोड़ा सा जो दुख है उसको इन पंक्तियों के माध्यम से वर्णित किया है। आई थिंक आप सब लोग इस कविता को समझ चुके होंगे। अ लैमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एक नेक्स्ट कविता का अध्ययन कराने जा रहे हैं जो आपके सामने दिख रही है, जिसका नाम है ला बेले डैम सन्स मर्सी। जॉन कीट्स की बहुत ही खूबसूरत कविता है। ला बेले डैम सन्स मर्सी का मतलब होता है एक दया रहित स्त्री। जॉन कीट्स 1795 में इनका जन्म हुआ था और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अपने जमाने के काफी सुपरहिट कवियों में से एक थे। तो इस कविता में कवि एक सशस्त्र योद्धा का रोल अदा करता है। सशस्त्र योद्धा स्वयं कवि ही है और उसे एक दया रहित स्त्री जिसका नाम है फैनी फ्राउन। फैनी फ्राउन नामक स्त्री से उसे प्रेम हो जाता है और वो इस स्त्री से धोखा पाता है। अंत में वो इस स्त्री से धोखा पाता है। तो कवि ने यहाँ पर उसी दया रहित स्त्री जिसका नाम है फैनी फ्राउन, ठीक है, उसी के ऊपर इन पंक्तियों में उसके साथ क्या कुछ घटित हुआ था उसका वर्णन किया है। तो आइए हम पंक्ति वाइज हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। लेंथी है लेकिन अच्छी कविता है। फर्स्ट स्टैंजा कह रहा है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स एंड alone palely loitering, the sage has withered from the lake and no word sing. Oh what can ail thee night at arms. Night at arms का मतलब होता है शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, ठीक है। ओ व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या कष्ट है। एल मीन्स होता है कष्ट और दी से मतलब यहां तुम्हें से है, तुम्हें क्या कष्ट है। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, एलोइन माने अकेले, एंड पेलली और पीला चेहरा लिए हुए लॉइटरिंग घूम रहे हो। तुम अकेले पीला चेहरा लिए घूम रहे हो। The sage has withered from the lake. The sage का मतलब होता है घास, has withered सूख चुकी है, from the lake मीन्स होता है झील से, झील से घास सूख चुकी है। And no bird sing,
और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। तो इन्हीं चार पंक्तियों को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ओ शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है, और तुम पीला चेहरा लिए हुए कहां घूम रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, झील से घास सूख चुकी है, एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। सेकंड स्टैंजा पे बढ़ते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। जो ऊपर लाइन थी वही ये फिर दोबारा से। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। सो हैगर्ड, तुम इतने थके हुए क्यों हो। एंड सो वो विगॉन, तुम इतने थके हुए तथा भूखे प्यासे। ठीक है, तुम इतने थके हुए तथा भूखे प्यासे क्यों हो। द स्क्वेरल्स ग्रानरी इज फुल, द स्क्वेरल्स ग्रानरी इज फुल, गिलहरी ने अपना भंडार भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल भी कट चुकी है। तो इन्हीं चार पंक्तियों का फिर से अध्ययन करते हैं। ओ शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम इतने थके हुए तथा इतने दुखी क्यों हो। ठीक है, वो विगॉन मींस होता है दुखी और हैगर्ड मींस होता है थके हुए। तुम इतने थके हुए तथा इतने दुखी क्यों हो। सो स्क्वेरल्स ग्रानरी इज फुल, गिलहरी ने अपना भंडार भर लिया है, अनाज का भंडार भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल भी पक चुकी है। थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। आई थिंक आप ये 8 लाइनों का अध्ययन कर चुके हैं, वो समझ चुके हैं। आई सी आ लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी मैं देखता हूं, आ लिली एक कुमुदनी का पुष्प, ऑन दाई ब्रो तेरे माथे पर, मैं तेरे माथे पर एक कुमुदनी का पुष्प देखता हूं। विद एंग्विश मोइस्ट, ठीक है, जिसमें एक पीड़ा है। एंग्विश मोइस्ट का मतलब होता है अत्यधिक कष्ट होना, जिसमें अत्यधिक कष्ट है। एंड फीवर ड्यू, और फीवर ड्यू बुखार से आने वाला पसीना, बुखार से आने वाला, ड्यू से मतलब यहाँ पर वो बूंदे हैं, जैसे कि ओस की बूंदे होती हैं, वैसे ही पसीने से क्या आ जाता है, ड्यू आ जाती है, बूंदे आ जाती हैं, और बहुत पीड़ित मन है। ठीक है, वो मैं तेरे माथे पर लिली के पुष्प के समान देखता हूँ। ठीक है, लिली का पुष्प क्या होता है, एक सफेद होता है, और जब हमको बुखार आ जाता है, ठीक है, जब हमको अत्यधिक कष्ट होता है, तो हमारा माथा और हमारा जो फेस है वो एकदम लिली के समान हो जाता है, कुमुदनी के समान हो जाता है, अर्थात व्हाइट हो जाता है। एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज, और मैं तेरे गालों को फेडिंग रोज, जैसे गुलाब मुरझा जाते हैं, फास्ट विदर टू, ऐसे ही तेरे गाल मुरझा चुके हैं। अर्थात जब कभी को काफी बुखार है, काफी मानसिक पीड़ा है, तो क्या है, जैसे कि गुलाब मुरझा जाता है, उसी तरीके से उसके जो गाल हैं वो मुरझा चुके हैं। विदर टू, वो भी मुरझा चुके हैं, या विदर टू से मतलब सूख चुके हैं। अब यहाँ पर कवि से प्रश्न किया जाता है, पूछा जाता है कवि से, अपनी मानसिक दशा को उसने यहाँ तक दर्शाया, उससे क्वेश्चन पूछा, उससे केवल प्रश्न पूछे गए जो कवि की हालत थी इन पंक्तियों के माध्यम से, 4 और 4 8 और 4 12। यहां से 4th स्टैंजा से कवि उत्तर देता है कि ये हालत जो हुई है उसकी, वो क्यों हुई है, इसका अध्ययन करता है, इसके बारे में वर्णन करता है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, कवि कहता है आई मेट, मैं मिला, ए लेडी, एक लेडी से, एक औरत से, इन द मीट्स, चरागाह में, मैं चरागाह में एक लेडी से मिला, एक स्त्री से मिला। फुल ब्यूटीफुल
फेयरी चाइल्ड, बहुत सुंदर थी ए फेयरी चाइल्ड, जैसे कि वह परी की बच्ची हो, परी की बच्ची के समान वह बहुत सुंदर थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फीट वाज लाइट, हर फुट है, ठीक है, हर फुट वाज लाइट, और उसके जो पैर थे वो हल्के थे। एंड हर आईज वर वाइड, और उसकी आंखें बहुत ही चमकीली और आकर्षित करने वाली, वाइड से मतलब होता है आकर्षित करने वाली आंखें, ठीक है। तो यहाँ पर कवि बताने की कोशिश करता है कि मैं चरागाह में एक लेडी से मिला था जो कि एक परी की बच्ची के समान सुंदर थी, उसके बाल लंबे थे, उसके पैर हल्के थे और उसकी आंखें काफी आकर्षित करने वाली थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 स्टैंजा पर। I made a garland for her head. I made a garland for her head. मैंने उसके सिर के लिए एक garland, garland का मतलब हार, मैंने उसके सिर के लिए एक हार बनाया, सिर से मतलब यहाँ गले के लिए। And bracelets too and fragrant John, bracelets too, मैंने उसके लिए कंगन भी बनाए। एंड फ्रेगनेंट जॉन, और सुगंधित, मैंने ये जो कौंदनी होती है कमर में पहनने वाली, जॉन उसको बोलते हैं। फ्रेगनेंट जॉन का मीन्स होता है कमर में पहनने वाली कौंदनी, वो भी बनाई। सी लुक्ड एट मी, और उसने मुझे देखा, एज ऐसे मानो सी डिड लव, वह मुझे प्यार करती हो। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि मानो वह मुझे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मून, और उसने एक मीठी करहा ली, करहा, करहा का मतलब आहा लेना, करहा लेना, ठीक है, उसने एक मीठी मून करहा भरी, ठीक है। तो ये 5 स्टैंजा हो गया, और इसमें कवि कहता है कि मैंने उसके लिए गले का हार बनाया, मैंने उसके लिए ब्रेसलेट यानी कंगन बनाए, मैंने सुगंधित कौंदनी बनाई, और उसने मुझे इस तरीके से देखा मानो वह मुझे प्यार करती हो, और उसने मीठी करहा भी दी। नेक्स्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं 6। I set her on my pacing street, आगे कवि पोइट ये कहता है, फिर मैंने क्या किया, I set her, मैंने उसको बिठाया on my pacing street, अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर। And nothing else saw all day long, and nothing else saw, और पूरे दिन, जितना लंबा दिन होता है, पूरे दिन तक उसने कुछ नहीं देखा। किसने? उस कवि ने कुछ नहीं देखा और उस स्त्री ने कुछ नहीं देखा। For sidelong would she bend and sing, for sidelong would she bend, वह एक तरफ झुकी रही, sidelong मतलब जो उसने बैठा लिया था उस लेडी को अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर, तो वह एक तरफ झुकी रही, साइडलॉन्ग मींस होता है एक तरफ, और सी बैंड मतलब वह झुकी रही। एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और उसने, और वह गाती रही ए फेरी सॉन्ग, फेरी सॉन्ग का मतलब होता है परियों के गीत, जो परी लोक में गाए जाते हैं वो गीत को गाती है। आई थिंक आप 6 स्टैंजा भी समझ चुके होंगे कि उसने अपने कवि ने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बिठा लिया, और उस कवि ने पूरे दिन कुछ भी नहीं दिखा सिवाय उसके, और वो जो लेडीज है वो एक तरफ ही झुकी रही, एंड सिंग ऑफ फेरी सॉन्ग, और वह परियों के गीत गाती रही। नेक्स्ट स्टैंजा पे पढ़ते हैं 7th स्टैंजा है। She found me roots of relish sweets. She found me, उसने मुझे दिए, सी से मतलब वो ये स्त्री है, उसने मुझे दिए roots of relish sweets. Roots मीन्स होता है एक तरीके से फल होते हैं, of relish sweets, ठीक है, स्वादिष्ट पकवान, ठीक है,
स्वादिष्ट पकवान, जो भी फल वगैरह होते हैं, रेलिश स्वीट्स, जो भी मधुर फल होते हैं स्वादिष्ट, ठीक है, उसने मुझे वो दिए। कंदमूल जिनको हम कह सकते हैं, रूट्स ऑफ रेलिश, स्वादिष्ट कंदमूल, ठीक है, उसने मुझे दिए, क्योंकि वनों में वो ही पाए जाते हैं। एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू, और उसने मुझे एक बहुत ही विचित्र तरीके का शहद दिया, एंड मन्ना ड्यू, और एक स्वर्गीय जैसा भोजन, ठीक है, मतलब एक अनोखा भोजन जिसको हम अपने घरों में भी नहीं बना सकते, एक ऐसा प्राकृतिक भोजन, ठीक है, जो कि एकदम शहद जैसा, ठीक है, स्वादिष्ट पकवान भोजन उसने मुझे दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड, एंड श्योर, और निश्चित ही उसने अजीब आवाज में उसने कहा, उसने निश्चित ही अजीब, स्ट्रेंज मींस अजीब, लैंग्वेज मींस होता है भाषा, अजीब भाषा में कहा कि आई लव दी टू, कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, दी से मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ठीक है। तो ये जो 7th स्टैंजा है, इसमें एक बार फिर से देखते हैं। उसने मुझे स्वादिष्ट कंदमूल दिए, उसने मुझे मीठा शहद और स्वादिष्ट भोजन भी दिया, दैवीय प्रकार का भोजन दिया, और उसने मुझसे विचित्र भाषा में कहा आई लव दी ट्रू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। बढ़ते हैं 8th स्टैंजा पर। She took me to her elfin, she took me, वह मुझे ले गई, to her, her means अपने ही, elfin grot means गुफा में, वह अपनी मुझे गुफा में लेके गई। And there she wept and sighed full sore, and there, और वहां she wept, वह रोई, and sighed, और उसने आह भरी, full sore, पूरी करुण वेदना के साथ उसने आह भरी। And there, और वहां I shut her wide sad eyes, I shut, मैंने बंद किया, हर माने उसके, wide sad eyes, उसकी दुखित आंखों को मैंने बंद किया। With kisses for, 4 चुम्बन करके मैंने उसकी आंखों को बंद किया, उसके दुख को मैंने समझा, और उसको देखते हुए मैंने उसको थोड़ा सा किस किया, 4 किस की, ठीक है। तो इस स्टैंजा को भी आप समझ चुके होंगे कि वह मुझे अपनी गुफा में लेके गई, और वह वहां पर काफी रोई, और उसने काफी दुख के साथ कराहट भरी, और फिर कवि ने क्या किया, उसकी आंखों, उसकी दुखित आंखों को बंद किया, विद किसेस को, अपने 4 चुम्बन के साथ। एंड देयर, नेक्स्ट स्टैंजा है 9वां, 9वां देखिए आप। एंड देयर सी ललड मी एसली, एंड देयर, और वहां सी ललड मी एसली, उसने मुझे सुना दिया, और फिर वहां उसने मुझे सुना दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, वो मिडनाइट, ठीक है, और वहां मैंने स्वप्न देखा, वो मिडनाइट, क्या मुसीबत आ पड़ी। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम, मेरा जो लेटेस्ट ड्रीम था, ठीक है, जो मैंने हाल ही में एक स्वप्न देखा था, आई एवर ड्रीम, ऐसा स्वप्न मैंने पहले कभी देखा था, मतलब ऐसा स्वप्न उसने पहले कभी नहीं देखा था जैसा उसने अभी अभी देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठीक है, एक ठंडी पहाड़ी एरिया पर, एक ठंडी पहाड़ी पर, ठीक है। तो 9वें स्टैंजा में उसने बताया है कि उसने मुझे लोरी गाकर, ललड का मतलब होता है लोरी गाकर, यहाँ पे ललड से मतलब लोरी गाकर है, उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया, और वहां मैंने एक स्वप्न देखा, तो क्या मुसीबत आ पड़ी। ये मेरा जो हाल ही का स्वप्न था, वो मेरा ऐसा स्वप्न मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ठंडी पहाड़ी एरिया, ठीक है, जो ऐसा उसने स्वप्न देखा था, वो ऐसा स्वप्न उसने पहले कभी नहीं देखा था, जो हाल ही में उसने देखा था। 10th, हम स्टैंजा पर चलते हैं। आई शाउ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, अब उसने स्वप्न में देखा क्या था कवि ने, आई शाउ, मैंने देखा, पेल किंग्स मतलब राजाओं के, पीले राजाओं को मैंने देखा, एंड प्रिंसेस टू, और मैंने राजकुमारों को भी देखा। पेल वॉरियर्स मतलब पीले
योद्धाओं को देखा, दैट पेल वर दे, और वो सभी पीले चेहरा लिए हुए मरे हुए थे। कहने का मतलब चाहे वो राजा हो, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे वो योद्धा हो, सभी वे पड़े हुए थे अपने पीले चेहरों को लिए हुए। दे क्राइड, और वे सभी चिल्ला रहे थे, ला वेले डेड सन्स मर्सी हैथ दी इन थ्रो, मतलब इस दया रहित स्त्री ने हम सभी को अपने चंगुल में फंसा लिया है। हथ दी इन थ्रो का मतलब होता है अपने चंगुल में फंसा लेना, और ला वेले डेड सन्स एंड मर्सी का मतलब होता है उस दया रहित स्त्री ने, मतलब उस दया रहित स्त्री ने हम सभी को अपने चंगुल में फंसा लिया है। ठीक है, तो आप ये 10वां स्टैंजा भी समझ चुके हैं। अब चलते हैं अपना 11वां स्टैंजे पर। I saw their starved lips in the gloom, आगे कभी और भी देखता है स्वप्न में, इतना तो उसने देखा ही था, अब आगे और भी देखता है। I saw, मैंने देखा, their starved, उनके खुले हुए होंठों को, in the gloom, उदासी में, उदासी में काफी उदास थे। ठीक है, काफी उनके चेहरे जो थे भयावह और उदास वगैरह थे, तो उनके खुले हुए होंठों को उसने देखा, उस कवि ने, उन राजकुमारों के, योद्धाओं के और उन राजाओं के। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, और वो भयावह चेतावनी दे रहे थे, मतलब उनके खुले हुए होंठ भयावह चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवॉक एंड फाउंड मी हियर, और जब मैं जागा तो मैंने अपने आप को, मतलब मैंने पाया, हियर माने यहाँ पर, कहाँ पर, ऑन द कोल्ड हिलसाइड, उस ठंडी पहाड़ी एरिया पर मैंने अपने आप को पाया। ठीक है, जब वो चेतावनी दे रहे थे तो मैं अचानक जागा अपने स्वप्न से, और फिर मैंने अपने आप को उस ठंडी पहाड़ी एरिया पर पाया। एंड दिस इज व्हाई आई सोजन हियर, ठीक है, और इस प्रकार मैं, सोजन माने ठहरा हुआ हूं, हियर माने यहाँ, एलोन माने अकेले, एलोन एंड पेली लोइटरिंग, यहाँ अकेले और पीला चेहरा लिए हुए घूमता हुआ, इसीलिए ही मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, अपना मैं अकेले घूम रहा हूँ पीला चेहरा लिए हुए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था फर्स्ट स्टैंजा में कि तुम अपना पीला चेहरा लिए हुए कहाँ घूम रहे हो अकेले, तो अब समझ में आ गया होगा कि वो पीला चेहरा लिए हुए क्यों घूम रहा है। तो वो यही लास्ट स्टैंजा में पहले स्टैंजा का आंसर मिल जाता है कि एंड दिस इज व्हाई, और इस दौरान आई सोजन में ठहरा हूँ, हियर माने यहाँ, यहाँ कहाँ, उस ठंडी पहाड़ी एरिया पर, एलोन माने अकेले, एंड पेली लॉइटरिंग, और मैं पीला चेहरा लिए हुए घूम रहा हूँ, दो यद्यपि द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, ठीक है, उस झील से घास मुरझा चुकी है, एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा। ठीक है, आई थिंक आप ला वेले डेड सन्स मर्सी को समझ चुके होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को 2 और 3 बार रिवाइज करते हैं तो आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी ये कविता है। तो आई थिंक स्टूडेंट आप सब इस चीज़ को समझ चुके होंगे।